स्वागत है आप सभी को मैथ बाय सुग्रीव में। आज हम लोग कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे 2020 का। तो आप वीडियो को केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो ये कन्फर्म है कि 15 से 20 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। जैसे कि स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया है कि 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखो दिया क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन जब करेंगे तो 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या दिया है, लेमडा का मान दिया है, तरंगदैर्ध्य पूछा नहीं, ये क्या दिया, ऊर्जा दिया है ना, डेल्टा ई का मान दिया है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमसे पूछा क्या, डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य यानी कि लेमडा का मान पूछा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से लेमडा, तो हम जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, HC अपान डेल्टा ई कह लो, ठीक है। तो ये देखो HC अपान डेल्टा ई, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, सी क्या है, प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना होता है, एच का मान क्या होता है, एच बराबर क्या होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, क्या होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और सी क्या है, प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डेल्टा ई का मान दिया ही है, तो अगर हल करेंगे तो यहाँ से देखो डेल्टा ई का जो मान दिया है ये 12.8 इलेक्ट्रॉन मेगा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलोगे तो 10/6 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि ऊर्जा है तो इसे जूल में बदलेंगे, तो जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कभी भी जूल में बदलना है तो 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, जूल में। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 12.8 गुणे 1.6 और गुणे ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -13 जूल। ये किसका मान आ गया, डेल्टा ई का, ये चीज़ दिया है हमारे पास, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना, मान रख देना बस इसमें, तो मान रखो क्या हो जाएगा, एच का मान 6.6 × 10⁻⁻34 और सी का मान आ गया तुम्हारा 3 × 10⁸ अब बटे इसका मान है 12.8 × 1.6 × 10⁻13, ठीक है। देखो एक अंक बाद दशमलव इसमें भी, एक अंक बाद दशमलव इसमें भी, तो दशमलव से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 66 बट्टे कितना 128 गुणे, और ये देखो 1.6 है तो इसे 16 और गुणे एक अंक इधर ले जाओगे तो इसमें माइनस का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻14 और ऊपर है गुणे 10⁻34 और ये प्लस का 8 जुड़ जाएगा। हाँ एक चीज़ देखो 3 भी है यहाँ गुणा में, तो यहाँ गुणे 3 कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा, इसे काट सकते हो कितना से, 2 से काटो तो ये हो जाएगा 33 और इसे 2 से काटो, 2 छक्के 12 2 चौको 8, ठीक है। तो ये 33 तो ये कितना हो जाएगा 99। अगर ध्यान से देखो इसके आगे अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 3 99 गुणे ये 10 पर क्या हो जाएगा 4 निकल जाएगा, 10 पर ये 8 निकलेगा ना, 4 4 26, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻26 अब बट्टे में ये आ जाएगा 64 गुणे 16, तो 16 चौको 64, ठीक है, 16 चौको 64 और यहाँ से हो जाएगा 16 छक्के 96, 96 6 102 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का 14, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 99 बटे 1024 गुणे, अगर ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10⁻12, इससे हम चाहें तो 9000 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 2 अंक इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -14 बट्टे 24। अब इसको अगर भाग करोगे 9900 में 1000 से, तो मान लेते हैं 1000 के लपेट है, तो 1000 की लपेट है तो कितना हो जाएगा 9 बार में तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। और 24 9 फिर, तो इसमें अगर इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, लगभग में 9 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि 9.6 भी मान सकते हो, 9.6 - 24 ये क्या आएगा, किस में आएगा, मीटर में। और डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान भी पूछा था कि कितना होगा, तो 9.6 × 10⁻14 मीटर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, दूसरा सवाल दिया है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाले एक्स किरणें की आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, क्या दिया है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य कितना है, तरंगदैर्ध्य तुम्हारा दिया है लैम्डा का मान 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज कर लो, मीटर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻10 मीटर। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, आवृत्ति निकालना है, यन का वैल्यू निकालना है, या न्यू, इसे न्यू भी बोलते हैं, न्यू का चिन्ह ऐसे कर कर ऐसे होता है। ठीक है, तो यन बराबर क्या होता है, हम जानते हैं यन बराबर सी बाई लेमडा। ठीक है, लेमडा क्या है, तरंगदैर्ध्य, सी क्या है, प्रकाश की चाल है, तो सी का मान कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा का मान हो जाएगा 1 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हल करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3 × 10 पर, ये ऊपर जाएगा तो कितना प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का तो ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो 8 और ये 10 18 क्या आएगा यन, यानी 3 × 10 पर घात 18 क्या आता है इसका मात्रक हर्ट्ज, यानी HZ हर्ट्ज होता है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, अगला सवाल दिया है कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग की परिकल्पित कीजिए। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि उत्तेजित हाइड्रोजन में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का ऊर्जा कितना दिया है, यहाँ से ई का वैल्यू दिया है, यानी कि सीधा सीधा उत्तेजित अवस्था में सॉल्यूशन करेंगे तो उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना दिया है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ठीक है, ये चीज़ दिया है। अब देखो एक चीज़, बोर के सिद्धांत के अनुसार बोर क्या बताया था कि कभी भी उत्तेजित अवस्था में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके यनवी कक्षा में कितना ऊर्जा होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि उत्तेजित अवस्था में यनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर कितना होता है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। पहले से ये बोर्ड ने ये पहले से बता दिया था कि -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ऊर्जा किसी एनमी कक्षा में पाया जाता है। ठीक है, चूंकि प्रश्न में हमारे में दे दिया है कि उत्तेजित अवस्था में कितना ऊर्जा है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि ये ऊर्जा और ये ऊर्जा दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे n² बराबर -3.4 ईवी से ईवी कट गया, और 34 चौको कितना आ जाएगा 136, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब यहाँ से n² बराबर 4, तो n बराबर कितना 2, n का वैल्यू कितना आ गया 2। अब कक्षकों की संख्या निकल गया 2, तो हमको क्या बताना है, कोणीय संवेग, तो हम जानते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है, इसलिए कोणीय संवेग J से दर्शाते हैं, J बराबर क्या होता है NH/2π। ठीक है, NH/2π, n का वैल्यू कितना है 2, और h क्या है प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34, और ये हो जाएगा 2 × 3.14 पाई का मान, 2 से 2 कैंसिल, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा 660। देखो एक अंक बाद दशमलव, एक अंक यहाँ आ जाएगा, यानी 200 से ऊपर नीचे गुणा करा दो तो ये 660 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 314, और गुणे ये 10 पर कितना हो जाएगा 10 पर -34। अगर हल करोगे तो कितना बार में जाएगा, 3 दूना 6, यानी लगभग 2.1 के लपेट आ जाएगा आंसर तुम्हारा, कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही के आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का मान 2.1 × 10⁻34, मात्रक क्या होगा इसका, तो जूल सेकेंड, क्या हो जाएगा जूल सेकेंड। मात्रक नहीं लिखोगे तो आंसर का आ जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर।
देखो नेक्स्ट सवाल दिया है, अगला सवाल दिया है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, तो क्या दिया है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या कितना दिया है, 9 सेमी, यानी कि सॉल्यूशन जब करेंगे तो आर का वैल्यू कितना दिया है, 9 सेमी। 9 सेमी को हमेशा किस में चेंज करेंगे, मीटर में, तो 9 × 10⁻2 मीटर, ये चीज़ दिया है। और विभव कितना दिया है, विभवांतर 1000 वोल्ट। पूछा क्या है हमसे कि उसकी धारिता बताओ, और क्या पूछा है, धारिता के बाद से उस पर उसका आवेश यानी कि Q का मान पूछा है। इतना क्वेश्चन पूछा है हमारे में कि गोलाकार कोई पृष्ठ है, ठीक है, उस पर कितना है, उसके जिसकी त्रिज्या कितना है, 9 × 10⁻2 मीटर, और क्या है, उस पर विभवांतर कितना लग रहा है, 1000 वोल्ट। ठीक है, तो बताओ कि उसकी धारिता कितनी होगी और क्या होगा, आवेश कितना होगा। तो हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, 4πε0 × r। r क्या है, त्रिज्या है। अगर चूंकि एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखना कि चूंकि 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 ये होता है ना। तो हमको 4π का चाहिए फार्मूला में, तो अगर हम इसको ऐसे करें 4πε0, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1/9 × 10⁻9 होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे ना ये, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ इसका मान इतना न लिखकर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हमको धारिता निकालना है C का मान, तो इसके जगह पर हम क्या लिखे, 1/9 × 10⁻9, और R का मान दिया है कितना, 9 × 10⁻2। 9 से 9 कैंसिल है, ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻11, और इसका मात्रक क्या होता है, फैरेड। ठीक है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड। तो ये हो गया तुम्हारा C निकल गया। और क्या निकालना हम पर, आवेश, इस पर क्या निकालना है, गोलाकार पृष्ठ पर आवेश निकालना है। तो Q बराबर होता है क्या है, CV। क्या होता है, Q बराबर CV। तो Q का मान कितना, C का मान निकाले ही है, 1 × 10⁻11, और V का मान कितना, 1000 वोल्ट। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻8 कूलाम। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल दिया है कि चित्र में दिखाए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि क्या है, कि फिगर बना है, एक कितना ओम का है, 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, 3 ओम का, और कितना है, 5 ओम का प्रतिरोध है, और बीच में क्या जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है। ठीक है, संधारित्र कितना है, 2 माइक्रोफैरेड का है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास अगर ध्यान से देखो तो दिया क्या है, C का मान दिया 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड, अगर इसे जब तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻6 फैरेड। ठीक है, यानी माइक्रो को फैरेड में चेंज कर दिया। और यहाँ से देखो क्या दिया है, जो प्रतिरोध दिया है ना कि 2, यहाँ से लिखेंगे चूँकि 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो, 2 + 3 + 4 बराबर कितना, 4 3 7 2 9 ओम, यानी कुल प्रतिरोध हो गया। तो संधारित्र के सिरों के बीच क्या हो जाएगा, इसलिए संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, IR। ठीक है, एक चीज़ देखना कि I का भी मान दिया है कितना, 2 एम्पियर। कितना दिया है, 2 एम्पियर। तो यहाँ से I का मान 2, R का मान 9, तो 9 दूना 18 वोल्ट। कितना आ गया, 18 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, संचित ऊर्जा निकालना है। तो लिखेंगे संधारित्र में संचित
ऊर्जा बराबर हाफ CV², यही होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ C का मान कितना है, C का मान देखो ये है 2 × 10⁻⁶, और V का मान कितना निकला है 18 का वर्ग। ठीक है, अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल, और 18 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 324। 18 का वर्ग करोगे 324 × 10⁻⁶, तो ये कितना आ जाएगा 8 × 8 = 64, और 9 दूना 18, 18 6 24, 8 × 8 = 64 हो गया, 9 9 दूना 18, 18 8 6 24, 18 का वर्ग कितना हो जाएगा 324 से आएगा। चलो ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 3.24 × 10 पर माइनस, ये प्लस का जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -4, ये क्या आ जाएगा जूल में, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, V का मान इतना हो गया, C का मान दिया ही है 2 माइक्रोफेरेड, ये हो गया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से देखना चित्र में ये कितना है 4 ओम न होकर क्या है यहाँ 5 ओम है। ठीक है, अगर इस पर 4 ओम पर लगाओ तो ये भी आंसर सही है, अगर 5 ओम पर लगाओगे तो कुछ और आंसर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 ओम, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5 5 10 ओम, यानी प्रतिरोध कितना आ गया 10 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो इसलिए यहाँ R का वैल्यू जब 10 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या रखोगे V का वैल्यू कितना 20, तो 20 का वर्ग जब करोगे तो यह कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर इसका आंसर आएगा तो ये हो जाएगा 4 × 10 पर 4 जूल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 के है। ठीक है, क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वेगों का अनुपात दिया है, क्या दिया अल्फा कण के वेग का अनुपात और प्रोटॉनों का वेग का अनुपात, पहले अल्फा कण का वेग है फिर प्रोटॉन का वेग है का अनुपात दिया है कितना 1:3। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे इसका मतलब अगर मान लेते हैं अल्फा कण का वेग को हम मान लेते हैं V अल्फा, ठीक है, और प्रोटॉनों के वेग को मान लेते हैं कि VP। ठीक है, तो ये कितना दिया 1:3। अगर ये अनुपात का चिन्ह हटता है तो क्या होता है एक चर राशि जुड़ जाती है, यानी x हो जाएगा या अल्फा का, और ये कितना हो जाएगा VP का कितना हो जाएगा 3x, ये वेग का अनुपात हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इसका मतलब कि B अल्फा कण का चुंबकीय क्षेत्र और किसका प्रोटॉनों का चुंबकीय क्षेत्र वाला वो क्या है दोनों बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर है, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। एक चीज़ देखो हम लोग जानते हैं चूंकि क्या होता है कि त्रिज्या का अनुपात R बराबर क्या होता है MV/QB। ठीक है, से अगर हम देखें इस सूत्र का इस्तेमाल अगर करें हम तो R त्रिज्या है। ठीक है, तो हम अलग अलग त्रिज्या निकालना है। अल्फा कण के लिए त्रिज्या अगर निकालें, यहाँ से ध्यान से देखें, अगर अल्फा कण के लिए त्रिज्या निकालें, एक चीज़ देखो पहले यहाँ से मान लेंगे कि माना, चाहे इसके नीचे से लिख लो, माना प्रोटॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा आवेश स्मॉल e है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान, ये देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर m है तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है 4 गुना होता है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा, तथा आवेश तो सबको मालूम होगा, आवेश कितना होगा अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2 गुना होता है प्रोटॉन का, यानी कि 2e होगा। ठीक है, तो ये दोनों का ये चीज मिल गया हमें, B क्या है सेम है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे त्रिज्याओं का अगर अनुपात निकालें, त्रिज्याओं
त्रिज्याओं का अनुपात। इसका मतलब कि हम आप पहले अल्फा कण का कहा ना, तो आर अल्फा बटे आर प्रोटॉन पी से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आर अल्फा का मान यानी कि ये हो जाएगा एम अल्फा इंटू वी अल्फा। अब बटे क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा कर ले रहे हैं इंटू बी, बी तो समान है और सबका बट्टा यहाँ से रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एम पी इंटू वी पी अपान क्यू पी इंटू बी, क्योंकि बी दोनों में समान है। तो अगर यहाँ से ऊपर से अब देखो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आर अल्फा बटे आर पी बराबर, ये बटे में बटा है तो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम अल्फा इंटू वी अल्फा बटे क्यू अल्फा इंटू बी गुणे, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्यू पी इंटू बी बटे एम पी इंटू वी पी। अब यहाँ से देखो यम अल्फा के मतलब अल्फा का द्रव्यमान, तो अल्फा का द्रव्यमान कितना है 4 यम है, कितना है 4 यम। और भी अल्फा, तो भी अल्फा यानी अल्फा का वेग कितना है x है, और बटे क्यू अल्फा यानी क्यू अल्फा का मतलब अल्फा पर आवेश कितना है 2e है, और बी तो वही है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, बी से भी यहाँ कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद से क्यू पी का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन का आवेश कितना है ई, और एम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है एम, ठीक। और वी का मतलब प्रोटॉन का वेग कितना है 3x। तो देखो ई से ई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, और ये 2 दूना 4, तो आया कितना 2/3, यानी कि अनुपात पूछा है, यानी कि आर अल्फा बटे आर पी, इसका मतलब कि आर अल्फा संबंध है आर पी का मतलब कितना हो जाएगा 2 संबंध है 3, और यही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल दिया है क्या कि 10 डायोप्टर प्लस का 10 डायोप्टर तथा माइनस का 5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखो जो दिया है पहले वो नोट करते हैं, ठीक है। तो दिया क्या है P1 क्षमता दिया है ना, 2 लेंस से पहले लेंस का क्षमता दिया है प्लस का 10 डायोप्टर तथा दूसरे लेंस P2 का दिया है माइनस का 5 डायोप्टर। अब इन दो और क्या दिया है, इसके बाद से वस्तु की लंबाई कितना लंबा है वो 2 सेमी, कितना लंबा है 2 सेमी, और लेंस से संयुक्त लेंस कर और उससे कितना सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जा रहा है, यू बराबर माइनस का 30 सेमी के दूरी पर। तो पूछा है कि चलो प्रतिबिंब की लंबाई बताओ और भी का मान बताओ, उसकी प्रकृति बताओ क्या होगा, ठीक है। अब देखो इतना कुछ दिया है, तो सबसे पहले तो हम संयुक्त लेंस, जब दोनों लेंस को एक में आपस में जब चिपकाएंगे तो वो किस प्रकार का लेंस बनेगा वो देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2। P1 का मान दिया प्लस का 10 डायोप्टर और प्लस P2 का मान दिया है माइनस का 5 डायोप्टर। तो ये प्लस माइनस माइनस यानी कि 10 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर। ये देखो प्लस का आया, ठीक है। अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो P बराबर ये दिया है 5 डायोप्टर, तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 1/f, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा 1/P। P मीटर, F मीटर में होता है, P का मान है 5, ये किस में आएगा मीटर में, सेंटीमीटर में चेंज कर लो 1/5 × 100, तो ये कितना आ गया, F का मान कितना आ गया 20 सेमी। अच्छा एक चीज़ देखो, F का मान किस में आया प्लस में, यानी दोनों लेंस को आपस में एक में चिपकाएंगे तो किस प्रकार का लेंस का व्यवहार करेगा, वो किस भांति, यानी उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यानी दोनों लेंस, 2 पतले लेंस है, दोनों को एक में अगर चिपका दें तो उस तरह से संयुक्त जब हो जाएगा तो वो जो बनेगा वो किसका निर्माण करेगा, उत्तल लेंस का। कैसे पता चला, क्योंकि F का मान क्या आया प्लस में आया, ठीक है। अब चूंकि हमको क्या निकालना है, V निकालना, I निकालना है, तो I निकालने के लिए V की ज़रूरत है, तो हम लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f का मान कितना है 20, 1/v और माइनस 1/u का मान -30, माइनस माइनस
ये प्लस, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो 1/20 बराबर क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/30। इसको इधर लेकर आओ तो 20 माइनस 1/30 बराबर कितना है 1/v। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 20 × 60, 30 दूना 60 माइनस का ये 1/v, 1/ क्या आ जाएगा 60, तो 1/v, तो v बराबर क्या हो जाएगा 60 सेमी। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये v का मान किस में आया प्लस में। प्लस से क्या मालूम चल रहा है कि जब भी उत्तल, वो भी लेंस कैसा है उत्तल, और उत्तल लेंस में जब प्लस आए तो प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या बनता है वास्तविक, और जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा उल्टा, यानी कि इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये क्या होगा वास्तविक और उल्टा। एक तो आंसर ये हो गया, और वस्तु की अब लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बताना है तो I/O बराबर क्या होता है V/U। तो I का मान तो निकालना है, O का मान कितना, O का मान दिया 2 सेमी, और V का मान कितना दिया है, V का मान 60, U का मान -30, तो 30 दूना 60, और ये इधर जाएगा तो I बराबर 2 दूना 4 माइनस का 4 सेमी। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि वस्तु उल्टा है कि सीधा। अगर ये प्लस में आएगा तो वस्तु सीधा, अगर ये माइनस में आएगा तो वस्तु क्या है सॉरी प्रतिबिंब क्या है उल्टा है। ठीक है, माइनस में अगर ये आए तो प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, अगर ये प्लस में आए तो प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा। कहने का मतलब ना कि देखो ये है, जैसे ये y अच्छा है ना, ये y और ये y डैश है, तो इससे ऊपर जाएगा तो ये सब प्लस में होता है। ठीक है, अगर इससे नीचे आएगा तो ये क्या होता है माइनस, तो माइनस चिन्ह जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर ये प्लस में आता है तो प्रतिबिंब कहीं ऊपर बनता। बात समझ आ रहा है, तो ये चीज़ दर्शाता है। तो यहाँ से भी मालूम चल गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक है, हाँ, और दूसरी बात, अगर सवाल में पूछा होता कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा, तो देखो ये 2 सेमी है और ये कितना है 4 सेमी, इसका मतलब कि वस्तु से क्या बनेगा बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा वस्तु से बड़ा बनेगा आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का अनुपात 3 संबंधे 2 संबंधे 1 और तथा 1 संबंधे 2 संबंधे 3 है। इन तत्वों के इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया क्या है, पहले दिया लंबाई फिर द्रव्यमानों का अनुपात। ठीक है, यानी कि इन तारों के लंबाइयों का अनुपात दिया है, पहले लंबाई का जिक्र किया है फिर किसका जिक्र किया है द्रव्यमान का। तो जो पहले अनुपात दिया वो किसका है लंबाई का है, और लंबाई का अनुपात ऐसे दिया है, मान लेते हैं L1 संबंध है, L2 संबंध है, L3 3 संबंध है, 2 संबंध है 1। जब यह अनुपात का चिन्ह हटता है तो हम बताएं ना एक चर राशि जुड़ता है, तो L1 बराबर निकाले तो 3x, मान लेते वो चर x है, यहाँ से L2 निकाले तो 2x और L3 निकाले तो क्या हो जाएगा x 1x। इसी तरह से उनके क्षेत्रफल द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, द्रव्यमानों का अनुपात कितना दिया है इसी का उल्टा 1 संबंध है 2 संबंध है 3, यानी कि यहाँ से M1 संबंध है, M2 संबंध है, M3 बराबर कितना दिया 1 संबंध है 2 संबंध है 3। तो ये भी हटाएंगे तो ये नहीं कि अब इसमें x है तो इसमें भी x होगा, कोई जरूरी नहीं, अलग कुछ मान लेते हैं। अच्छा तो ये हो जाएगा y, M2 कितना हो जाएगा 2y और M3 कितना हो जाएगा M3 बराबर 3y। ठीक है, ये चीज़ दिया है हमको, हमसे पूछ क्या रहा है कि बताओ R1 संबंध है, R2 संबंध है और R3 का मान तुम बता दो कितना होगा। एक चीज़ देखो, जो भी ये तार है एक ही पदार्थ का बना है, पदार्थ क्या है एक ही है, अलग अलग पदार्थ नहीं, एक ही किस्म की धातु है, तो इसका घनत्व जो होगा वो क्या होगा बराबर होगा, घनत्व सबका बराबर होगा। तो यहाँ से अगर खूब ध्यान से तुम देखो तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है कि नहीं होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो अगर हम घनत्व बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और खूब अच्छा से खूब ध्यान से अगर देखोगे तो अगर आयतन किसी चीज़ का निकालना है तो क्षेत्रफल में किसी लंबाई से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाता है आयतन निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आयतन निकालना है
तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल गुणे लंबाई कर सकते हैं ना। तो हम मान लेंगे कि तीनों तार जो है ना, 3 किस्म की लंबाई, ये तीनों तार का क्षेत्रफल A1 A2 और A3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पहले ही मान लेंगे कि चाहे यहाँ से कि माना तारों का क्षेत्रफल क्रमशः A1, A2 व A3 है। इसलिए अब घनत्व तो सबका बराबर होगा, यानी कि रो बराबर द्रव्यमान m1 होगा, तो आयतन कितना हो जाएगा, A1 गुणे L1 लंबाई से होगा कि नहीं होगा। और सबका घनत्व बराबर है तो सब घनत्व बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं m2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 गुणे L2 बराबर m3, और ये हो जाएगा A3 गुणे L3 होगा। अगर यहाँ से देखो तो मान यहाँ रख सकते हो, m1 m2 का सबका मान दिया ही है, तो सब यहाँ से आसानी से रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो रो बराबर घनत्व तो सबका बराबर होगा, m1 का मान कितना दिया है, y दिया ना, और a क्षेत्रफल कितना दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ, एक ही पदार्थ है तो क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या हो जाता है, पाई r स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन वहाँ हमको कोई मायने है ये नहीं है, वहाँ कुछ रखने से कोई मतलब नहीं, वही रखो A1, और ये हो जाएगा L1 का मान देखेंगे कितना दिया है, L1 का मान 3x। ठीक है, बराबर इसके बाद से देखो m2 का मान कितना 2y, और ये हो जाएगा A2 गुणे L2 का मान कितना दिया है 2x बराबर m3 का मान कितना दिया है 3y बटे A3 गुणे L3। तो A3 गुणे L3 कितना है, x है। ठीक है, ये रो के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से खूब ध्यान से अगर देखें तो रो तो सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको यहीं से छोड़ दो, चाहे क्षेत्रफल निकाल लो A1 बट्टे A2, यहाँ से A1 ये सब बराबर मान लो, रो मान लो या के बराबर मान लेते हैं, ये सब किसकी कोई एक अचर राशि है के ये बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम A1 निकालें तो कितना आएगा बताओ, A1 अगर वो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y बट्टे 3kx होगा। इसी तरह हम अगर A2 निकालें यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, A2 अगर निकालें तो 2y बट्टे 2kx। इसी तरह हम A3 निकालें क्षेत्रफल तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3y बट्टे x के, ये हो गया। अब प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है, प्रतिरोधों का अनुपात। तो R बराबर होता क्या है, R बराबर रो L/A से। तो इसी तरह R1 R2 R3 हम निकालें तो जाहिर सी बात है यहाँ से R1 संबंध है, R2 संबंध है, R3। ठीक है, R3 बराबर क्या हो जाएगा, रो L1 बट्टे A1 संबंध है, रो L2 बट्टे A2 संबंध है, रो L3 बट्टे A3। तो अगर यहाँ से अनुपात निकालो तो रो सब में है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। L1 का मान देखो, L1 का मान कितना 3x, और A1 का मान कितना y बट्टा 3kx संबंध है। यहाँ से L2 का मान कितना 2x, और A2 का मान कितना देखो 2y/kx 2kx संबंध है। L3 का मान कितना x, और बटे A3 का मान कितना है 3y/x के। कोई दिक्कत नहीं, सब में x है तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको हल करो, ये बट्टे में बटा है तो ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 kx स्क्वायर अपान का y, और ये हो जाएगा 2 2 ना 4 kx स्क्वायर अपान का 2y, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर के अपान का 3y। ठीक है, तो देखो kx स्क्वायर ये सब कैंसिल, y से y कैंसिल हो जाएगा सब।
तो यहाँ से आएगा क्या अनुपात, यहाँ से अगर खूब ध्यान से देखो, यहाँ से फाइनली यहाँ से देख लो, तो 9 संबंध है 2 दूना 4, 2 संबंध है 1/3, सब में 3 से गुणा कराओ क्योंकि बट्टे में तो रहेगा नहीं, तो 9 3 27, 3 दूना 6 और 3 का नाम 3 कट जाएगा। तो यानी कि R1 संबंध है, R2 संबंध है, R3 का अनुपात कितना आ गया, 27 संबंध है 6 संबंध है 1 के अनुपात में हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन दिया है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसकी कार्य विधि समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर का प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या है क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, यदि द्वितीय कुंडली में से जुड़े यंत्र की प्रतिबद्धता 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से ट्रांसफार्मर का इसमें क्या होता है ना कि जब 5 नंबर से ऊपर या 5 नंबर में जब क्वेश्चन पूछता है तो एक इसमें थ्योरी जोड़ देता है और थ्योरी के साथ क्या कर देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है कि न्यूमेरिकल भी लगाओ। अगर दोनों करेंगे तब नंबर मिलेगा, नहीं तो अगर कोई एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आधा ही नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर थ्योरी करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे तो फुल नंबर मिलेगा। अगर केवल थ्योरी कर रहे हैं तो आधा नंबर मिलेगा, या केवल न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आधा नंबर मिलेगा। अगर दोनों कर रहे हैं तो फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, वैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि पढ़ाए हैं, देख लेना। ठीक है, लेकिन एक बार ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है क्या है, ट्रांसफार्मर का अगर सिद्धांत लिखना चाहो तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में क्या होता है कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यह क्या होती है, एक युक्ति होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ठीक है, यानी कि यह एक प्रकार का कोई एक मशीन टाइप का होता है। ट्रांसफार्मर सभी लोग देखे हो, जो बिजली जहाँ पोल पर से आकर गाँव में जब जाता है तो उसको क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है ताकि विभव को क्या करे, वो कम करे। ठीक है, या अधिक करे। अगर कम पड़ रहा है तो उसको बढ़ा कर दे, अगर अधिक हो रहा है तो उसे कम कर दे। ठीक है, तो ये काम करता है। ये क्या होता है, युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को के विभव को कम या अधिक करने का क्या किया करता है, काम करता है। हाँ, एक चीज़ ये याद रखना कि ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव में ही उसको काम में लाया जाता है, विभव को ही परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, न कि डायरेक्ट करंट यानी डीसी उसी में नहीं प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, ये डीसी में ये प्रयोग नहीं किया जाता है। ये देखो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार से होता है। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से, पहला होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि इनके द्वारा कम विभव वाले प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाले निर्बल में बदला जाता है। ठीक है, यानी कि ये कम विभव को क्या करता है, प्रबल धारा के ऊंचे विभव वाले निर्बल में बदलता है। ठीक है, जबकि अपचाई में क्या होता है ना कि ऊंचे विभव को क्या करता है, निर्बल प्रत्यावर्ती धारा कम विभव प्रबल धारा में बदला जाता है। समझ आया। अब कार्यविधि इस तरह से लिख लेना, हम यहाँ बता दे रहे हैं, न्यूमेरिकल बताएंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा। ठीक है, और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या दिया है। फेरों की संख्या कितना दिया है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में, तो प्रथम में दिया है प्राथमिक को NP कर दो, नंबर ऑफ प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना दिया है 1100, जबकि द्वितीय यानी NS सेकेंडरी में कितना दिया है, द्वितीय कुंडली में 110 फेरा है। ठीक है, और एक दिया है कि प्राथमिक कुंडली में यानी कि ये यहाँ से विभवांतर कितना दिया है, सेकेंडरी में 220 वोल्ट। ठीक है, पूछा हमसे क्या है कि I का मान बता दो कि I का मान क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं ना कि NP/NS बराबर क्या होता है, VP/VS, यानी कि प्राथमिक में विभवांतर और ये द्वितीय में विभवांतर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि प्राथमिक का विभवांतर किसका दिया है, प्राथमिक का दिया है ना, NP का, VP का दिया है। तो यहाँ से NP का मान रखोगे 1100 और यहाँ से हो जाएगा 110 और ये VP का मान कितना दिया है 220 और VS निकालो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 110 का नाम 110 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि VS कितना आ गया 22 वोल्ट। क्या आ गया 22 वोल्ट। हाँ, एक चीज़ देखना, द्वितीय कुंडली का प्रतिबद्धता दिया है यानी कि RS दिया है कितना 220 ओम। ठीक है,
तो अब यहाँ से देखो वी एस बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एस होगा कि नहीं होगा, यानी वी बराबर आई आर, वही होगा उसी सिद्धांत पर। तो वी का मान कितना, वी 22, आई निकालना है, आर एस का मान कितना दिया 220। तो यहाँ से 22 का नम 22 और 22 दहा में 220। तो आई बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा 1/10। तो आई बराबर कितना 0.1 एम्पियर, यानी कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी विद्युत द्विध्रुव के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलित की स्थिति में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। एक विद्युत द्विध्रुव 10 पर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻24 मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें बोले हैं ना कि कोई जब 5 नंबर से ऊपर या 5 नंबर का सवाल आता है तो प्रश्न आता है, तो उसमें क्या होता है थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो इसमें पूछा कि विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य, तो मतलब कि तात्पर्य का मतलब कि विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं कि विद्युत द्विध्रुव, देखो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहो विद्युत द्विध्रुव, तो देखो विद्युत द्विध्रुव कहते किसे, जैसे मान लो कि कोई निकाय है, ठीक है, और मान लो कोई एक बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ए और बी के बीच मान लेते हैं कि खूब अल्प इसके बीच की दूरी कितनी है 12 है। ठीक है, अल्प दूरी पर ये रखे गए हैं और ये क्या होते हैं, एक आवेश अगर ये प्लस का है तो दूसरा आवेश क्या होता है माइनस का, बस यही द्विध्रुव कहलाता है। अगर ध्यान से देखो तो इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हो, को दो समान आवेश किंतु क्या हो विपरीत हों। ठीक है, यानी परिणाम में क्या होना चाहिए समान, परिणाम में क्यू है, ये भी क्यू है लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है। ठीक है, तो समान आवेश किंतु दिशा में क्या हो विपरीत हो, या और वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं, इस प्रकार का जिस निकाय का निर्माण होता है वो निकाय क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव की गणना करना है तो वैद्युत द्विध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। और P का मान किसके बराबर होता है, तो अगर ध्यान दोगे तो P का मान इन दोनों में से कोई एक आवेश, तो मान लेते हैं एक आवेश Q और इसके बीच के दूरी, तो इसके बीच की दूरी कितना है 12 है बस। तो इसी को क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं। हमको निकालना, देखो जो सवाल में पूछा है P निकालना है। ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यू कुछ और दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी कहा कि अगर थीटा कोण पर रहे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताओ कि कितना क्या निकलेगा, सूत्र क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं टाउ से, और फाइनली टाउ बराबर होता है ना PE साइन थीटा। मतलब हमको व्यंजक ये प्राप्त करना है कि ये आता कहाँ से। अगर देखोगे तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं ये कि अगर मान लो कि कोई ये क्या है वैद्युत क्षेत्र है, क्या है वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा क्या है ये है। अब इसमें कोई क्या कर दें द्विध्रुव लाकर इसमें रख दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं द्विध्रुव लाकर यहाँ पर रख दे रहे हैं। कितने कोण पर रख रहे हैं इस क्षेत्र में थीटा कोण पर। ठीक है, अगर हम इसके ऐसे लंबवत खींचे ऐसे तो ये 90 अंश हो जाएगा। इसके बीच की दूरी को हम क्या मान लें 2L, द्विध्रुव को तो कहते हैं ये 2L, अगर इसका नाम दे दे ABC। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसके बीच की लंबवत दूरी ये हो गया। अगर हम यहाँ से निकालें क्या साइन थीटा, ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालें साइन थीटा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है कि एक बल, इस पर देखो दो बल लगता है। अगर थीटा कोण पर लगा रखे हो ना तो एक बल ऐसे लगाएगा ये F, ठीक है, और एक बल ऐसे लगाएगा ये F। तो अगर एक प्लस का है, मान लो कि अगर ये प्लस का है तो दूसरा क्या होगा माइनस का होगा, क्योंकि देखो ऐसे लगाता है। तो इन बलों का काम क्या होता है, इसे कहते हैं बल आघूर्ण, मतलब कि इसको घुमाने का काम, ये दोनों बल ना ये इस द्विध्रुवों को किसके क्षेत्र में लाने की प्रयास करते हैं ई के क्षेत्र में, मतलब ये घुमा कर ऐसे आ जाए ई के क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं। समान होता है, जैसे ये मान लो कि ये क्या है ये मार्कर है, तो अगर एक बल यहाँ लगाओ एक बल इसके ऊपर ऐसे लगाओ, एक ऐसे लगाओ नीचे से एक ऊपर लगाओ, तो ये क्या होगा घूमेगा।
ठीक है, घूमना शुरू कर देगा तो यही काम होता है, ठीक है, जिसे प्रत्यानयन बल के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रत्यानयन बल यानी बल में समान हो, ठीक है, और एक विपरीत दिशा में, दोनों साइड साइड से लगे, एक इधर से ऊपर से नीचे की तरफ, एक नीचे से ऊपर की तरफ। तो एक देखो ये ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो इसको क्या करेगा, घुमाएगा, अपने अक्ष पर रहते हुए उसे घुमाएगा, तो ये कहलाता है प्रत्यानयन बल, ठीक है। तो ये बल आघूर्ण अगर निकालना है तो बल आघूर्ण का अगर ओरिजिनल फार्मूला देखोगे, बल आघूर्ण होता क्या है, तो सीधा सीधा होता है ना टाउ, कि एक बल, जैसे द्विध्रुव की बात हो रही थी तो एक आवेश और उसके बीच की दूरी, तो यहाँ एक बल, ठीक है, अगुण इसके बीच की लंबवत दूरी, इन बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगा, ये होगा ना, यानी AC। तो लंबवत दूरी, इन बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो एक बल क्या है, F है, अगर मान लो F, तो इन बलों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी AC हो जाएगा, यही ना होगा। और AC का मान यहाँ से अगर निकालो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है AC, कर्ण कितना है 2L है, तो AC बराबर अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो वही यहाँ से रख दोगे F बराबर F गुणे AC का मान क्या रख दो 2L साइन थीटा, समझ आया, क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से F क्या होता है बल, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो F बराबर, कहीं यहाँ समझ लो कि यहाँ से अगर बल बराबर, तो बल बराबर होता है आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब कि आवेश का मतलब Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E, यानी F बराबर QE, ठीक है। या अगर हम निकालें यहाँ से E बराबर वैद्युत क्षेत्र, E बराबर निकालते हैं तो F बाई Q होता है ना, ये पढ़े भी हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F का मान हुआ क्या रख दोगे, F का मान Q गुणे E और गुणे 2L साइन थीटा, तो ये क्या आ जाता है, अगर Q को इसके पास कर लो, ये E कर लो, ये हो जाएगा Q गुणे 2L गुणे साइन थीटा। तो ये बताओ Q गुणे 2L अभी निकला था, क्या निकला था, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव का क्या हो जाएगा, P से दर्शाते हैं, P गुणे साइन थीटा, तो यही निकल जाता है टाउ बराबर क्या होता है PE साइन थीटा। यही व्यंजक प्राप्त करना है, तो इसके बारे में तुमको मानना पड़ेगा कि एक क्षेत्र E है, ठीक है, जिसमें एक द्विध्रुव AB थीटा कोण पर रखा गया है, जिसके बीच की लंबवत दूरी क्या है P 2L साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। और ये दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है, और परिणाम में क्या है समान है, तो ये चीज़ तुमको दिखाना पड़ेगा, ये लिखोगे तो हो जाएगा। तो यही क्या है इसका मतलब व्यंजक प्राप्त करने का तरीका है, इस तरह से तुम व्यंजक प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हम खैर चलते हैं हम न्यूमेरिकल पर, ठीक है, जो इसका न्यूमेरिकल, क्योंकि आज का जो टॉपिक है केवल क्या है न्यूमेरिकल बताना है, तो अब ये आ गया था न्यूमेरिकल में तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि देखो आघूर्ण का मान कितना दिया, वैद्युत आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान न्यूटन प्रति कूलम 10 पर माइनस का क्या है 5 न्यूटन प्रति कूलम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है, ये E का मान दिया है 10 पर 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। मात्रक से भी पहचान सकते हो कि ये किसका मान दिया है, न्यूटन प्रति कूलम। और टाउ का मान कितना दिया है, टाउ का मान कितना दिया है कि 6 गुणे 10 पर माइनस का 24, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 पर माइनस का 24, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, प्रति कर रहे हैं न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश, थीटा का मान कितना दिया है कि 30 अंश के कोण पर रखा जा रहा है। तो बताओ कि क्या वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है, किसकी गणना करना है P की मान, तो आसानी से निकल जाएगा P का मान क्या है, अभी फार्मूला बताए ना, टाउ बराबर क्या होता है PE साइन थीटा। देख रहे हो ना कि व्यंजक को यही व्यंजक प्राप्त करो, IC पर न्यूमेरिकल दे दिया है। तो यहाँ से टाउ का मान कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 पर माइनस का 24, और P का मान निकालना ही हमें, और E का मान दिया है 10 पर 5, और साइन थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो ये जाएगा 6 गुणे 10 पर माइनस 24, ये गुणा है तो इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा 10 पर 5, और ये हो जाएगा P गुणे साइन 30 का मान 1/2, इधर जाएगा तो 6 दूना 12, गुणे ये ऊपर जाएगा तो 10 पर माइनस का, ये देखो 24 है, ये भी माइनस का 5, तो 24 5 29, ये हो जाएगा कितना P, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 1.2 गुणे 10 पर माइनस का 28। और P का मात्रक क्या होता है, अगर P निकालो यहाँ से, देखो यहाँ से अगर P का मान निकालो तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से P का मात्रक, P क्या है द्विध्रुव है,
अगर खूब ध्यान से देखो तो अभी द्विध्रुव का मान बताए तो हम P बराबर होता है क्या है, एक आवेश Q अगुणे बीच की दूरी, तो दूरी का मात्रक लंबाई, Q का मात्रक कूलाम, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, क्योंकि अगर मात्र पूरा सवाल सही से लिखे हो, अगर मात्रक नहीं लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 100% है कि गलत हो जाएगा। अगर मान लो किसी दुकान पर जाओ, कोई सामान मांगो, जैसे खरीदो चीनी खरीदना है तो जाओ चीनी, तो चीनी दोगे तो खाली चीनी को मात्रक नहीं बताओगे तो ये क्या देगा, कुछ नहीं देगा। ठीक है, चीनी तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर मान लो कि द्विध्रुव का मान अगर गणना कर रहे हो कि कितना होगा, तो सबसे पहले इसका मात्रक बताना पड़ेगा कि हाँ इतना कूलाम मीटर का आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो शुरू से अंत तक एक बार जरूर रिपीट कर देखिएगा, क्योंकि बोर्ड से आने वाला क्वेश्चन जरूर यहीं से आएगा, 100% श्योर है कि यहीं से आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।